बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो एकेडमी। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और आज जी हम पीबीए का एक्सपेरिमेंट नंबर 4 कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 1, 2, 3 और 5 के भी मेरे पास गैसेस थे, वो मैंने अपलोड किए। लेकिन गैसेस में भी A, B, C, यस C तक हो गया था, D, F स्टिल रहता है, जिसमें हमें हाइड्रोजन गैस की कंफर्मेशन, ऑक्सीजन और सल्फ़र डाइऑक्साइड की कंफर्मेशन स्टिल रहती है। तो जी आप पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि 13 प्रैक्टिकल करना इतना आसान नहीं है। और अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं, अभी हम 60% जो प्रैक्टिकल जिससे आएगा उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। और 60% जो मार्क्स हैं वो तकरीबन 5 प्रैक्टिकल से रिलेटेड होंगे। 60% मार्क्स, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। आप लाजमी डाउनलोड कर लें FBIEC की जो हमारी प्रैक्टिकल लिस्ट है, वो मेरे चैनल पे भी आपको डाउनलोड आप कर सकते हैं, मेरे चैनल से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा ये है कि मैंने लिस्ट शेयर की हुई है, वो आप ज़रूर डाउनलोड करें और उसको फॉलो करें, उसके SLOs को फॉलो करें। चलें जी, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है। आज स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन, इन विच वी हैव टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ द NaOH सोल्यूशन। इसके 3-4 मैंने वर्कशीट दी हुई है आपको। इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करने के लिए आप इसको प्रिंट आउट जी निकाल के इसकी प्रैक्टिस लाजमी करिएगा, ठीक हो गया। चलें जी, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ अब आपके पास आई है, लैब यूनिट्स एंड NaOH मोलैरिटी, ये जो मैंने आपको चीज़ दी है, ये जो है आपने पढ़ना है इसको डिटेल में, ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता हो इसमें है क्या। अगर आप FBIEC की जो है लिस्ट, आपने प्रैक्टिकल लिस्ट आपने मेरे चैनल से डाउनलोड की भी है, तो आपको पता चलेगा कि एक्सपेरिमेंट 4 में 3 SLO दिए हुए हैं। और फर्स्ट वाले SLO में कैलकुलेट कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इन अ टाइट्रेशन यूजिंग एम्पेरिकल डेटा, यानी आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, यानी कि कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, ठीक है। सेकेंड SLO जी इसी से रिलेटेड है, जो आपके सामने लैब यूनिट्स एंड NaOH मोलैरिटी खुला हुआ है। सेकेंड SLO अगर आप इसका प्रैक्टिकल लिस्ट निकाल के देखें SLO के साथ, तो आपको पता चलेगा सेकेंड SLO में लिखा है कि जस्टिफाई वाई केमिस्ट यूज cm³ cm³ ग्राम एंड सेकेंड एज मोर प्रैक्टिकल यूनिट्स वैन वर्किंग विद a स्मॉल अमाउंट इन a लैब। क्योंकि हम लोग लैब में स्मॉल अमाउंट्स को यूज़ करते हैं, cm³ और हम सेकेंड्स इसकी बात कर रहे होते हैं, या ग्राम्स में हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो फिर आपको इस सवाल को जस्टिफाई करने के लिए दिया जाएगा। तो ये बहुत आसान सी चीज़ है, इतनी कोई हाई फाई नहीं है। इसको जस्ट आप इसका प्रिंट आउट निकाल के इसको रीड आउट करें। यह आपने फिज़िक्स के अंदर भी पढ़ा हुआ होगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि cm³ जो है वॉल्यूम मेजर करने के लिए है, ग्राम इज़ अ यूनिट फॉर द मास, क्योंकि स्मॉल अमाउंट में हम लैब में काम करते हैं तो उसके लिए। लेकिन इसको आपको लाजमी पढ़ना है, ठीक है, लाजमी पढ़ना है। टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट ऐसा यूनिट है वो है सेकंड है। इसको आप थोड़ा इसको डिटेल को आप लाजमी पढ़ें, क्योंकि ये आपके सेकंड SLO से रिलेटेड है। अब आ जाते हैं हमारी कैलकुलेशन से रिलेटेड भी हम बात कर लेते हैं, और हम देखते हैं कि टाइट्रेशन होता क्या है, टाइट्रेशन में हमने करना क्या होता है, ठीक है। हम देखेंगे कि टाइट्रेशन से रिलेटेड जी हम बात कर रहे हैं, तो टाइट्रेशन में हमें करना क्या, सही है। अब ये जो है वर्कशीट के आने से पहले थोड़ा सा हम इसकी समरी दे लेते हैं। इस पार्ट 2 में मैंने रखा है कि वर्कशीट फॉर द 10th ग्रेड केमिस्ट्री वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ NaOH सोल्यूशन। अब टॉपिक अभी मैंने आपको बताया भी शुरू में कि एक्सपेरिमेंट 4 है, वी हैव टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव में मैंने लिखा है कि टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइट्रेशन। अब होता क्या है, टाइट्रेशन क्या होता है उसको भी हम बताएंगे, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, एंड हाउ टू परफॉर्म कैलकुलेशंस टू डिटरमाइन द अननोन कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। और फिर हमारा ऑब्जेक्टिव और जो मकसद है वो है हमें डिटरमाइन करना है अननोन कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, ठीक हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि अब आज हम इंशाल्लाह पढ़ने वाले हैं कि टाइट्रेशन क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन से रिलेटेड हमारा ये टॉपिक भी है, और फिर कैलकुलेशन भी देखेंगे कि अननोन कंसंट्रेशन कैसे मालूम करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट हमें जो कवर्ड करने हैं इसके अंदर है मोलैरिटी आप स्टोकियोमेट्री के अंदर भी हम अभी आपको बहुत डिटेल में समझाया है। अच्छा, ख़ास बात आपको एक और बात बता दूं कि स्टोकियोमेट्री चैप्टर की वीडियोस डले में हैं, और उसको लाजमी आपने समझ के करना है। वजह यह है कि जितने भी स्टोकियोमेट्री में डाइल्यूशन से रिलेटेड हैं, कन्वर्जन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस एक्सपेरिमेंट,
ठीक है, ये जो आपके एसएलओज हैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, वो तमाम स्टोकियोमेट्री के तमाम न्यूमेरिकल इवन परसेंटेज प्योरिटी वो भी इसके अंदर शामिल है। तो बहुत ध्यान से स्टोकियोमेट्री के चैप्टर को आप कवर कर लें। अच्छा जी, आ जाता है कि कॉन्सेप्ट इसमें क्या क्या है। मोलारिटी, जी आपने ये स्टोकियोमेट्री में मैंने आपको बहुत तवील वीडियो बताई हुई है और इसमें हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए हैं। मोलारिटी आपको पता है क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड इन अ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन अ पर डीएम क्यूब या फिर लीटर। ठीक है, ये हमने किया हुआ था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन 9 में पढ़ा हुआ है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि यहाँ पर एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो न्यूट्रल हो जाता है। अब व्हाट इज़ स्टैंडर्ड सोल्यूशन, ये वो टर्मिनोलॉजी है जो यूज़ होंगी बार बार, ये आपसे एग्जामिनर आपकी पीबीए में पूछ भी सकता है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है कि जिसकी कंसंट्रेशन या मोलारिटी या फिर कंसंट्रेशन हमें पता होती है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं और क्या आ रहा है जी। टाइट्रेशन की डेफिनेशन, क्योंकि टॉपिक है टाइट्रेशन, अक्सर कॉमनली हम कहते हैं कि बेसिकली दिस इज़ अ टॉपिक रिलेटेड टू द टाइट्रेशन। और टाइट्रेशन में भी हमने कहा कि ऐसा प्रोसीजर होता है जिससे हम अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन या मोलारिटी फाइंड आउट करते हैं। कैसे करते हैं अभी हम देखते भी हैं। तो टाइट्रेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे हम डिटरमाइन करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन या मोलारिटी को बाय रिएक्टिंग इट विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब यहाँ देखें, एसिड है और बेस है। आज के प्रैक्टिकल में हमारे पास एसिड की कंसंट्रेशन या मोलारिटी 0.1 मोलारिटी दी हुई है। बेस यानी कि NaOH की कंसंट्रेशन हमें मालूम करनी है। तो व्हाट इज़ एसिड, एसिड इज़ अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन पता है, और बेस यानी कि NaOH जिसकी कंसंट्रेशन हम पता कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें तो इंडिकेटर यूज़ होगा। इंडिकेटर बेसिकली ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमें पीएच उसमें चेंज आता है तो हमें ये कलर्स देते हैं डिफरेंट किस्म के, ताकि पता चलता है कि एंड पॉइंट रिएक्शन का आ गया। एंड पॉइंट का मतलब ये होता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया, यानी एसिड और बेस कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो गए हैं एक दूसरे के साथ, यानी एसिड ने बेस के साथ रिएक्ट करके उसको कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर लिया। तो इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है विच चेंजेस अ कलर एट अ स्पेसिफिक pH range, signaling the end point of the reaction. It shows that the reaction becomes completed. Equivalence point क्या होता है, अगर आप इस वाले, अभी मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगी। अगर एसिड हमने HCl ले लिया है और बेस हमने NaOH ले लिया है तो दोनों का मोल रेशियो जो है इस केमिकल इक्वेशन में 1:1 रहेगा। तो फिर ये कह भी रहा है कि इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट इन द टाइट्रेशन वेयर द मोल्स ऑफ द एसिड एंड बेस आर केमिकली इक्विवेलेंट। तो यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स एसिड और बेस के जब बराबर हो जाएंगे तो वो इक्विवेलेंस पॉइंट कहलाता है। उसी पॉइंट पे हमारा एंड पॉइंट या आ जाता है, यानी कि इंडिकेटर अपना कलर शो कर देता है कि रिएक्शन बिकम्स कंप्लीटेड। एंड पॉइंट आ गया जी, द पॉइंट एट विच द इंडिकेटर चेंजेस कलर। तो एंड पॉइंट क्या है, जिसमें रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है और फिर इंडिकेटर कलर शो करता है। ठीक हो गया। अब ये इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट में आपको फ़र्क पता चल गया होगा। इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है कि जब एसिड और बेस का जो आपका नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, क्योंकि 1:1 का रेशो है। अगर हम मैं एसिड ले लूँ HCl और बेस ले लूँ NaOH तो दोनों का 1:1 का मोल रेशो है। तो जब वो दोनों इक्वल हो जाएंगे दैट इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंस पॉइंट। और एंड पॉइंट क्या है, जिसमें आपका इंडिकेटर कलर शो करेगा, इसका मतलब है कि रिएक्शन बिकम्स कंप्लीटेड। ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब ये मटेरियल्स भी आपको पता होने चाहिए कि हम कौन कौन से मटेरियल्स के अंदर यूज़ करने वाले हैं। अच्छा, अभी ये जो आपको फिगर्स के थ्रू भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, ये मटेरियल्स आपको ना इसकी शक्ल भी याद होनी चाहिए कि इसकी ये कैसे दिखता है। अब ये क्या दिखता है ये देख लें पहले। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जो कि HCl है, जिसकी मोलारिटी 0.1 मोलारिटी इसने एग्जांपल ले ली। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा देखें, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की मोलारिटी हमें पता है, जबकि NaOH सॉल्यूशन कि हमें अननोन कंसंट्रेशन है, इसकी मोलारिटी हमें फाइंड आउट करना है। फिर हमें इसके लिए जो मटेरियल्स इक्विपमेंट चाहिए वो है ब्यूरेट, पाइपेट, कॉनिकल फ्लास्क, फनल, फिनोफ्लिन एज ए इंडिकेटर चाहिए, क्लैम्प चाहिए। क्लैम्प चाहिए क्यों, ब्यूरेट को लटकाने के लिए। बीकर चाहिए, डिस्टिल वाटर चाहिए। ठीक है, हो गया। ये मटेरियल सब आपको पता होना चाहिए। ये एग्जामिनर पूछ सकता है कि भाई व्हाट आर द मटेरियल्स रिक्वायर्ड इन द टाइट्रेशन प्रोसेस, और सबकी शक्लें भी याद होनी चाहिए, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। कम टू वर्कशीट नंबर 1, बट बिफोर वर्कशीट नंबर 1 मैं आपको चाहती हूँ कि मैं आपको दिखाऊं कि ये प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म होता है। तो आप देख लें, क्योंकि आपको परफॉर्मेंस इसकी आनी चाहिए। ठीक है, आपको देख के आपको अंदाज़ा होगा कि क्या कर रहे हैं हम।
ठीक है। टाइट्रेंट का मतलब होता है जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन पता है, और वो हमारे प्रैक्टिकल के अंदर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। टाइट्रेट का मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड के जिसको हमने स्टैंडर्डाइज करना है, जिसका हमें मोलैरिटी कंसंट्रेशन मालूम करनी है। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ टाइट्रेट मैंने NaOH जो है, अगर आप देख सकते हैं NaOH जो है मैंने इस फ्लास्क में, कॉनिकल फ्लास्क में मैंने NaOH ले लिया है, वो तकरीबन 10 ml के करीब मैंने NaOH ले लिया। अब देख लें एपरेटस देखें, ये सबसे पहले एपरेटस देखें, मैं एपरेटस मार्क कर रही हूँ, ये है ब्यूरेट। ये जो शीशे का बना हुआ ग्रेजुएटेड सिलेंडर है, इट इज़ कॉल्ड ब्यूरेट। शक्ल देख लें, ये पूछ सकता है। इसके अलावा ये क्लैंप है जिसके साथ ब्यूरेट को हैंग किया हुआ है, ये क्लैंप कहलाता है। ठीक है, स्टैंड कहलाता है। इसके अलावा ये कॉनिकल फ्लास्क है। ठीक है, ये कॉनिकल फ्लास्क हमारा रखा हुआ है और इसके अंदर मैंने NaOH को डाल रखा है। अब ब्यूरेट के अंदर क्या चीज़ जाएगी मैं आपको बता दूं। ब्यूरेट के अंदर हमारा जाएगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है। अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है तो HCl जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है जो कि 0.1 मोलैरिटी कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी हमें पता है। जबकि ये जो NaOH है इसके अंदर इसकी मोलैरिटी हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन प्रोसीजर होता है इसका। लेकिन हमने बस आपको याद रखना है कि HCl ब्यूरेट के अंदर है जो कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है जो टाइट्रेंट है। NaOH कॉनिकल फ्लास्क के अंदर है जिसकी कंसंट्रेशन या मोलैरिटी पता करनी है, लेकिन इसका वॉल्यूम जो मैंने लिया है वो है 10 ml। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले आपने इस कॉनिकल फ्लास्क में NaOH को आपने 10 ml डाल दिया है। ठीक है, अब आपने इसके अंदर फिनोफ्लिन एज ए इंडिकेटर डालना है। अब उसका पर्पस क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। भी फिनोफ्लिन क्या करता है, कलर चेंज करता है। ठीक है, जैसे ही अब इसके अंदर ब्यूरेट से एसिड गिरेगा, अब जब तक इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आएगा या एंड पॉइंट नहीं आएगा, कलर चेंज नहीं होगा जब तक रिएक्शन कंप्लीट, इसका मतलब है नहीं है। अब आपको बात समझ में आ गई। वॉल्यूम ऑफ NaOH जो कि 10 ml है वो है कॉनिकल फ्लास्क में। ब्यूरेट के अंदर HCl है जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम फिनोफ्लिन एज ए इंडिकेटर डालेंगे। तो इंडिकेटर में मिथाइल ऑरेंज नहीं बल्कि फिनोफ्लिन जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए फिनोफ्लिन एज ए इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे। चलें जी, स्टार्टेड। जैसे ही आपने देखा फिनोफ्लिन डाला, पिंक कलर हो गया था, बेबी पिंक कलर, लाइट पिंक कलर हो गया। अब जैसे जैसे एसिड के ड्रॉप्स ऊपर से आ रहे हैं, देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। जैसे जैसे एसिड के ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर गिरेंगे, जब ये इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा, जब एंड पॉइंट आएगा, ये कलरलेस हो जाएगा। यानी कि बेस के अंदर फिनोफ्लिन का कलर पिंक था, जब एसिड के जब इसके अंदर आएगा तो इट टर्न्स इनटू अ कलरलेस। ये कलरलेस हो गया, ये देखें जी कलरलेस हो गया। तो अभी ये बात ये साबित हुई कि जब NaOH के अंदर हमने फिनोफ्लिन डाला तो फिनोफ्लिन ने बेस की मौजूदगी में इसको पिंक कलर कर दिया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हमने एसिड डालना शुरू किया तो फिर इसका कलर हो गया कलरलेस। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे इक्विवेलेंट पॉइंट आ चुका है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड बिकम्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस यानी HCl, और NaOH के जो मोल्स थे वो इक्वल हो गए। जब भी हमने कहा इक्वलेंस पॉइंट आ गया, और एंड पॉइंट का मतलब ये कि रिएक्शन बिकम्स कंप्लीट और कलर चेंज यानी कि कलरलेस हो गया। अच्छा, एक ख़ास बात और, ये आपको हाँ, ये आपने ली है एक रीडिंग। इस तरह की आपको अप्रॉक्सीमेटली 3 रीडिंग लेना है। ठीक है, 3 रीडिंग लेनी है आपने। और जब आपका ब्यूरेट भरा हुआ था, वहाँ ब्यूरेट जब आपका भरा हुआ था और जहाँ तक आपकी रीडिंग आई आफ्टर ड्रॉप बाय ड्रॉप आपका गिरा होगा ना एसिड, तो फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग को आप माइनस करेंगे तो आपके पास रीडिंग आ जाएगी। अब आप ये कॉनिकल फ्लास्क में से जो केमिकल इसको फेंकेंगे और फिर 60 से आप दोबारा स्टार्ट करेंगे, तो 60 आपका इनिशियल होगा। और फिर आप दोबारा आप फिनोफ्लिन NaOH के अंदर डालेंगे और फिर आप 60 से स्टार्ट करेंगे, तो क्या पता 40 आए, तो 60 में से 40 को माइनस किया जाएगा। तो मैंने आपको पूरा प्रोसीजर दिखा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमें क्या वर्कशीट को कैसे सॉल्व करना है। चलें जी, आपको मैंने करके भी दिखा दिया है कि किस तरह ये प्रोसीजर होता है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। आप करेंगे कैसे ये अब देख लेते हैं कि वर्कशीट को सॉल्व हमें करना है। चलें जी, वर्कशीट नंबर 1 आपके सामने आ रही है। वर्कशीट नंबर 1 हमारे जो है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, वर्कशीट नंबर 1 को हमने स्टार्ट करना है। लेट्स सी। चलें जी, वर्कशीट नंबर 1 पे हम आ गए हैं और हमें साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी, लेकिन आपके कमेंट्स पे बेस करता है कि मुझे आप जो है कमेंट करेंगे कि आप जी आंसर आप दे दें तो मैं आपको आंसर दूंगी, लेकिन मुझे लगना चाहिए कि आप लोग पढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं। तो
बहुत सारे तकरीबन अगर मेरे पास 60-70 कमेंट्स आएंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह वर्कशीट आपको हैंड ओवर करूँगी, लेकिन अभी मैंने वो बनाई नहीं है। लेकिन जैसे ही आपके कमेंट्स पे बेस करेगा कि मैं फिर थोड़ा सा एफर्ट और कर लूँगी। चलें, जब तक मैं ओरल डिस्कशन, ओरल एक्सप्लेनेशन आपको देती हूँ। क्वेश्चन है कि जी व्हाट इज़ अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन एंड वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू यूज़ अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन इन अ टाइट्रेशन। इसका आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो बहुत बेहतरीन सा आंसर आप इन लाइंस में भी लिख सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है, जिसकी मोलैरिटी हमें पता होती है, ठीक है। फिर वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू यूज़ अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन इन अ टाइट्रेशन। ये क्यों यूज़ करते हैं हम इसको, स्टैंडर्ड सोल्यूशन को टाइट्रेशन के अंदर या फिर केमिस्ट्री के अंदर हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। जाहिर है कि एक की कंसंट्रेशन, स्टैंडर्ड सोल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें पता होती है, और अगर हम इसको रिएक्ट कराएं एक ऐसे सोल्यूशन के साथ जिसकी कंसंट्रेशन ना पता हो तो वो पता हो जाएगी। तो अब आप इंग्लिश में, जाहिर है आपको लिखना है, तो आप लिखेंगे कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन इज़ अ सोल्यूशन whose concentration is accurately and precisely known। ठीक हो गया। अब दूसरे सवाल का जो जवाब है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू यूज़ अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन इन अ टाइट्रेशन, तो आप लिखिएगा कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन इन टाइट्रेशन because its concentration is exactly known. This way, when we add it to another solution, we can calculate the known concentration correctly। ठीक हो गया। Okay, what is the purpose of an indicator in a titration? अभी हमने देखा था फिनोफ्लिन को एज ए इंडिकेटर यूज़ किया था। इट शोज़ द एंड पॉइंट, वो बताता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है ना। अभी हमने यही देखा था कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, इंडिकेटर यूज़ किया था फिनोफ्लिन। अब वो ये भी पूछता है कि ये एसिड और बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस में आपने कौन सा इंडिकेटर यूज़ किया, फिनोफ्लिन। ठीक हो गया। तो क्या पर्पस था, आप लिखेंगे कि बेसिकली इंडिकेटर इज़ अ वीक एसिड और अ वीक बेस। वीक एसिड भी हो सकता है और वीक बेस भी, दैट चेंजेस color at a specific pH range. In a titration, it is usually to visualize signals the completion of the reaction or the end point। यानी कि ये visualize करता है या signal देता है कि end point आ चुका है and the reaction becomes completed। ठीक हो गया। Write the balanced chemical equation for neutralization reaction। Neutralization reaction आपको पता है, the reaction of acid and base to form salt and water is called neutralization reaction। आपको यहाँ पे equation भी लिखनी है, तो आप ये लिख सकते हैं कि NaOH प्लस HCl प्लस NaOH प्लस HCl, और फिर आप यहाँ लिखेंगे NaCl प्लस वाटर। डिफाइन द टर्म इक्वलेंस पॉइंट एंड एंड पॉइंट, ये शुरू में भी हमने देखा था। एंड हाउ आर दे रिलेटेड इन अ टाइट्रेशन, तो ये मैंने शुरू में भी बताया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। इक्वलेंस पॉइंट इज बेसिकली द थ्योरेटिकल पॉइंट in a titration where the moles of the acid exactly equal to the moles of the base according to the stoichiometry of the reaction। मतलब क्या है, इक्वलेंस पॉइंट बेसिकली एक थ्योरेटिकल पॉइंट होता है जिसमें हमें कैसे पता चलता है कि जब हम स्टोकियोमेट्री या बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस कितने हैं। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस के इक्वल हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि इक्वलेंस पॉइंट आ गया है। तो अभी मैंने जब हम प्रैक्टिकल कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि इक्वलेंस पॉइंट क्या होता है, कि जब बेस और एसिड दोनों इक्वल हो जाएंगे तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा एंड दैट इज़ कॉल्ड एंड पॉइंट। लेकिन इक्वलेंस पॉइंट का मतलब ये था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ बेस। ठीक है। अच्छा जी, एंड पॉइंट पे आ जाते हैं। एंड पॉइंट, जैसे कि अभी बोला कि इक्वलेंस पॉइंट जो है थ्योरेटिकल पॉइंट है, तो एंड पॉइंट हमारा क्या होता है, प्रैक्टिकल पॉइंट होता है। द एंड पॉइंट इज बेसिकली अ प्रैक्टिकल पॉइंट एट विच द इंडिकेटर चेंजेस कलर, जिसमें इंडिकेटर क्या करता था, चेंज करता था कलर। NaOH में जाके वो क्या हो जाता था, फिनोफ्लिन अपना कलर तो उसका जो है कलरलेस है, लेकिन जब वो NaOH में जाता है तो इट बिकम्स पिंक, और जब एसिड के अंदर जाता है तो वो हमारा कलरलेस सोल्यूशन देता है। तो खैर, इंडिकेटर हम बात कर रहे थे एंड पॉइंट। एंड पॉइंट इज द प्रैक्टिकल पॉइंट एट विच द इंडिकेटर चेंजेस कलर। ठीक हो गया। और फॉर अ प्रॉपरली chosen indicator the end point is very close to the equivalence point, making it a reliable visual marker for the completion of the reaction। ये चीज़ आपने थोड़ा सा बता दिया। अब आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 5। व्हाट इज़ द कलर ऑफ फिनोफ्लिन इंडिकेटर इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में फिनोफ्लिन का कलर क्या था, आपने देखा था कि फिनोफ्लिन बिकम्स कलरलेस। बेसिक मीडियम में जैसे ही हमने डाला फिनोफ्लिन को, तो यानी कि NaOH के साथ,
तो इसका कलर हो गया था पिंक। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए। ये वर्कशीट नंबर 2 आ गई जी हमारे पास। आज तबीयत थोड़ी सही नहीं है तो इस वजह से खांसी की आवाज़ आपको आ रही होगी, उसके लिए माजरत। वर्कशीट नंबर 2 के अंदर टाइट्रेशन प्रोसीजर एंड डेटा एनालिसिस है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा ना इन्होंने प्रोसीजर भी बताया हुआ है, और प्रोसीजर अगर आपने देखा हो, अभी मैंने एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाया है, तो अगर आपको प्रोसीजर पूछेगा तो वो भी आप आराम से कर लेंगे। टाइट्रेशन प्रोसीजर उसने थोड़ा सा बताया है, और फिर डेटा एनालिसिस यानी कैलकुलेशंस भी हम थोड़ी सी करेंगे। कह रहे कि इमेजिन यू आर परफॉर्मिंग द टाइट्रेशन, इमेजिन करें कि आप परफॉर्म करें टाइट्रेशन, ठीक हो गया। स्टैंडर्ड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है कि जिसकी मोलैरिटी हमें या कंसनट्रेशन हमें पता है। तो HCl एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन है जो कि ब्यूरेट में लिया था हमने, और उसकी मोलैरिटी 0.1 थी, ठीक है, ब्यूरेट में लिया था। पाइपेट आउट 25 cm³ ऑफ अननोन NaOH सोल्यूशन। अच्छा, NaOH जो सोल्यूशन था उसका वॉल्यूम हमें पता है, जो हमने पाइपेट में ना मुख्तलिफ किस्म के पाइपेट होते हैं, मार्क दिया हुआ होता है कि कितना आपने फिल करना है। तो 25 इसने cm³ लिया है। मैंने प्रैक्टिकल कराते हुए आपको जब हम परफॉर्म कर रहे थे तो हमने 10 cm³ लिया था। अच्छा, कॉनिकल फ्लास्क में आपने क्या लिया, NaOH ले लिया, पाइपेट आउट कर लिया, 25 cm³ कॉनिकल फ्लास्क में डाल दिया, ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्लिन इंडिकेटर। वही प्रोसीजर थोड़ा सा बता दिया 3 लाइनों में। ये भी 3 लाइनें इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन किया गया है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि व्हाट इज़ द इनिशियल कलर ऑफ द सोल्यूशन इन द कॉनिकल फ्लास्क बिफोर एडिंग एनी एसिड। आपको याद है कि इनिशियल कलर ऑफ सोल्यूशन इन द कॉनिकल फ्लास्क क्या था जब हमने एसिड यूज़ नहीं किया था, लेकिन इंडिकेटर तो हमने NaOH के साथ डाला था ना कॉनिकल फ्लास्क में। तो द इनिशियल कलर ऑफ द सोल्यूशन इन द कॉनिकल फ्लास्क इज पिंक। दिस इज बिकॉज द सोल्यूशन कंटेन्स द बेस NaOH एंड द फिनोफ्लिन इंडिकेटर विच इज़ पिंक इन बेसिक कंडीशन। तो हमने क्या किया था, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमने NaOH 25 cm³ डाला था, और साथ में हमने फिनोफ्लिन इंडिकेटर भी डाला हुआ है, जैसे कि उसने ऊपर बताया हुआ भी है, ठीक है। तो उस वक्त बेस के अंदर जो कलर है, बेसिक कंडीशन के अंदर जो कलर था, दैट इज पिंक इन कलर। चलिए जी, ड्यूरिंग द टाइट्रेशन यू स्लोली ऐड द HCl। अब एसिड आप जब ऊपर से ब्यूरेट से यानी स्टैंडर्ड सोल्यूशन डाल रहे हैं, HCl डाल रहे हैं फ्रॉम द ब्यूरेट टू द NaOH इन द कॉनिकल फ्लास्क, तो आपने बहुत स्लोली डालना होता है। देखें, जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो आपको उसमें HCl जो ऊपर से आ रहा है ब्यूरेट से, उसको आपने स्लोली ऐड करना होता है। ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया, क्योंकि हमें रीडिंग भी नोट करनी होती है। ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं, और फिर कॉनिकल फ्लास्क को हम शेक भी करते हैं। शेक करने के लिए उधर आपने देखा था ऑपरेटर्स उसके अंदर डला हुआ था, ठीक हो गया, वो शेक कर रहा था। आपको वैसे लैब में, जो आपके स्कूल की लैब है, उसमें आपको हाथ से शेक करना होता है, लेकिन वहाँ पर आपने अभी प्रैक्टिकल जो देखा था वहाँ खुद ब खुद शेक हो रहा था। तो व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व इन द कॉनिकल फ्लास्क। तो क्या आपने ऑब्जर्व किया, क्या चेंज आया उस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। तो आपने क्या किया, एज यू ऐड द HCl फ्रॉम द ब्यूरेट द सोल्यूशन इन द फ्लास्क विल रिमेन पिंक। जब आपने एसिड ऐड किया था ब्यूरेट से, तो आपने देखा था कुछ लम्हे के लिए, काफ़ी टाइम के लिए फ्लास्क के अंदर पिंक कलर रहा था। Until the acid has neutralized most of the base, जब तक कि वो एसिड ने न्यूट्रलाइज बहुत सारे बेस को उसमें से मॉलिक्यूल्स को कर ना दिया हो। और जब इक्विवेलेंस पॉइंट, एज द इक्विवेलेंस पॉइंट इज रीच, जब इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाता है, द लास्ट ड्रॉप ऑफ द एसिड विल कॉज द इंडिकेटर टू चेंज द कलर। द ऑब्जर्वर विल सी अ सडन कलर चेंज फ्रॉम पिंक टू कलरलेस। इसको आपने ओन वर्ड्स में, जब आपने वंस आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई है, यू मे राइट इन योर ओन वर्ड्स। चलें जी, चलें आगे जो मैंने आपसे कहा था बच्चों, लेट्स सपोज, अच्छा पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द कलर चेंज इंडिकेट्स द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। सबको पता है कि ब्यूरेट के अंदर स्टैंडर्ड सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन मोलैरिटी हमें पता थी, गिवन थी, ठीक है, और ब्यूरेट के अंदर थी वो। और बेस कहाँ मौजूद था, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर 25 cm³, ठीक है, 25 cm³ वॉल्यूम उसका मौजूद था। NaOH जो कि कॉनिकल फ्लास्क में था, उसके अंदर फिनोफ्लिन डाला हुआ था, पिंक कलर हो गया था। और फिर हमने जब प्रैक्टिकल स्टार्ट किया तो ब्यूरेट की रीडिंग थी 0। इनिशियल ब्यूरेट की ट्रायल 1, यानी कि हमने 3 दफ़ा परफॉर्म करना था, आपको कहा भी था मैंने। तो ट्रायल 1 के अंदर या फिर सीरियल नंबर भी बच्चे यहाँ रीडिंग की जगह S.NO यानी सीरियल नंबर लिख देते हैं, सीरियल नंबर 1 2 3, यानी 3 बार एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग थी, लेट्स सपोज ब्यूरेट के अंदर जो ग्रेजुएटेड
मार्क्स थे वो 0 से स्टार्ट किया और फाइनल रीडिंग यानी कि HCl जो यूज़ हुआ बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, लेट्स सपोज 22.50 यूज़ हुआ, ठीक है। फाइनल रीडिंग हमारी ये आई। तो अब हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ HCl कितना यूज़ हुआ, तो हम क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। सही है। दोबारा हमने ये पूरा परफॉर्मेंस दोबारा हमने की, एक्सपेरिमेंट दोबारा किया और ब्यूरेट के अंदर, फाइनल ब्यूरेट के अंदर रीडिंग आई थी 22 के ऊपर आई थी। अब 22 हमारा इनिशियल हो जाएगा और फिर दोबारा रीडिंग आई फाइनल 44.95, ठीक है। फिर वही काम किया, 44.95 में से 22.50 को माइनस किया, माइनस करने पे वॉल्यूम ऑफ HCl यूज्ड इतना आ गया। फिर हमने दोबारा इसको फिल किया कि शायद हमारा ब्यूरेट जो था 50 cm³ का था। हमने ब्यूरेट को रिफ़िल किया 0, ठीक है, 0 तक हम रीडिंग लेके गए और फिर हमारी फाइनल ब्यूरेट रीडिंग इतनी आई और फिर हमारे ये जो फाइनल में से आपने इनिशियल को माइनस किया, आपका आंसर आ गया। समझ आ गई सबको ये कैसे 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुए। अब रीडिंग तो हमने रिकॉर्ड कर लिए कि वॉल्यूम ऑफ HCl कितना यूज़ हुआ। चलें जी आगे चलते हैं, क्या है जी, कह रहे कैलकुलेट द एवरेज वॉल्यूम ऑफ द HCl यूज इन द टाइट्रेशन, ठीक है। अब ये जो लिखा है हैंड यूज द मोस्ट कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग विच आर द वन क्लोजेस्ट टू ईच अदर, ये ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन अब हम क्या करने लगे, कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द एवरेज वॉल्यूम ऑफ द HCl यूज्ड, यू हैव टू फाइंड द एवरेज वॉल्यूम ऑफ द HCl यूज। तो एवरेज वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एवरेज वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एवरेज वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एवरेज वॉल्यूम निकालने के लिए 22.50 को हमने, अच्छा मैं पेन यूज़ कर लूँ ताकि आपको पता चल जाए कैसे यूज़ करना, ठीक है। 22.50 एवरेज कैसे निकलता है, सबको मैथ आती है, मैं क्वेश्चन 4 सॉल्व कर रही हूँ, एक मिनट। 22.50 एवरेज निकल रहा है, ठीक है, आपने करके भी दिखाना है। 22.50 को ऐड करेंगे आप 22.45 से, यानी तीनों जो वॉल्यूम हमारे हैं उनको आपने जस्ट ऐड अप करना है, ठीक है। जस्ट ऐड अप कर रही हूँ मैं करके दिखा रही हूँ इसका सॉल्यूशन। 22.48 ये 3 आपके पास आई हैं, उसने कहा कि 2 ले लें आप, लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं, हम तीनों ही ले लेते हैं। अच्छा ये प्रोसीजर मैं अभी करके दिखा रही हूँ, वर्कशीट 3 में भी है, जिसको आप अपनी खुद से करेंगे। ये आ गई 3। एवरेज कैसे निकलता है, बिकॉज देर आर 3 कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग है हमारे पास, तो इसको 3 से आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया, इसको 3 से हमने डिवाइड कर दिया, यानी इन तीनों को प्लस करेंगे और 3 से हमने क्या करना है, डिवाइड कर दे रहे हैं, तो बस आपका फिर एवरेज आ जाएगा। एवरेज आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे और आप इसको सम बम करेंगे और आपका एवरेज निकल आएगा। इसका एवरेज मैं आपको बता दूं तकरीबन 22.47 निकलेगा। क्या निकलेगा, इक्वल टू 22.47, ठीक है, cm³, 22.47 cm³ आ जाएगा, ठीक हो गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक हो गया। 22.47 cm³ एवरेज वॉल्यूम ऑफ HCl यूज आ जाएगा आपके पास। 5 पे आते हैं, कन्वर्ट दिस एवरेज वॉल्यूम फ्रॉम cm³ टू लीटर्स, ओके। अच्छा अब ये dm³ और cm³ तो चलो सेम होता है, अब हमें cm³ से लीटर में जाना है। तो 1 लीटर में मैं आपको बता दूं कि 1 लीटर में आपको पता होना चाहिए कि 1000 cm³ होते हैं। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000, बहुत बुरा लिख रही हूँ मैं, 1000 cm³ होता है, ठीक है। ओके आई एम ट्राइंग, ये आ गया जी, 1 लीटर में 1000 cm³ होते हैं। तो अब आपने जाना है, ये हमारा जो एवरेज वॉल्यूम आया था जाहिर है 22.4 cm³ आया था, ठीक है जी। इस cm³ को आपने लीटर में जाना है, तो आपने क्या किया भाई, 22, पहले अपने आप से सवाल एक ज़रा करिएगा, cm³ से आपने कहाँ जाना है, लीटर में। छोटे से कहाँ जा रहे हैं, बड़े की तरफ। cm³ छोटा है और लीटर क्या है, सबको पता है, बड़ा है। तो जब छोटे से बड़े में जाएंगे तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे, 1000 से। तो आपने इसको डिवाइड कर दिया 1000 से, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो आपका आंसर आ जाएगा इन लीटर्स।
तो डिवाइड करके आपका आंसर आएगा 0.02247। ठीक हो गया। तो बहुत आसान सा ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। इतने आसान न्यूमेरिकल भी आपकी जो है ना ज़रूरी नहीं है कि आएँ। वजह यह है कि जो भी स्टोकियोमेट्री में आपने चैप्टर में न्यूमेरिकल्स किए हैं ना, उसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, चाहे वो कन्वर्जन क्यों ना हो। अच्छा जी, यहाँ एक सेकेंड, कन्वर्ट दिस ये हो गया। यहाँ पर हमारा मुझे लग रहा है कि एक न्यूमेरिकल हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी यूजिंग द एवरेज वॉल्यूम ऑफ HCl फ्रॉम पार्ट बी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। आपने एवरेज वॉल्यूम HCl का हमने यूज़ किया था, आपने अभी देखा था एवरेज वॉल्यूम HCl का कितना है। चेक इट आउट। एवरेज वॉल्यूम हमारा HCl का आया था, ये मैंने ऊपर मालूम किया ना, 22.47, याद रखिएगा 22.47। ओके, एवरेज वॉल्यूम हमारा आया हुआ 22.47, सबको याद हो गया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl दैट वर एडेड टू द फ्लास्क। आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है। नंबर ऑफ मोल्स आपको फॉर्मूला मैंने यहाँ पे आपके लिए सोल्यूशन भी कर दिया है। आपको नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं, इधर देखें पार्ट 1 में मोल्स ऑफ HCl मालूम करना है। मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। सबको याद है मोलैरिटी में क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स। मोलैरिटी हमारे पास होता था, अगर मैं मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखूं तो सबको याद है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता था नंबर ऑफ मोल्स, नंबर पूरा लिखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये आगे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने को कह रहे हैं तो मोलैरिटी वॉल्यूम से जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो फिर मोलैरिटी हमारी HCl की 0.1 थी और वॉल्यूम हमारे पास आया था ये लीटर्स के अंदर, ठीक है, ये लीटर्स में हमने कन्वर्ट किया तो ये इतना मोल्स आ गया। सबको समझ में आ रहा है, यहाँ मैंने आपको सोल्यूशन भी दे दिया है। अब लुक एट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपको बार बार बताया कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन को अगर आप देखें तो व्हाट इज़ द मोल रेशियो ऑफ HCl एंड NaOH। तो बहुत आसान है, अगर हम यहाँ पर अगर हम इसका केमिकल रिएक्शन लिखें HCl, ठीक है, HCl और प्लस NaOH, सबको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है NaOH, ठीक है, HCl और NaOH का रिएक्शन आप लिख लें तो अब देखें कि मोल रेशो क्या आ रहा है। मोल रेशो का मतलब है कि HCl और NaOH के कितने नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स को N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो HCl और NaOH रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है और पानी बनता है। सबको पता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये आ गया NaCl और साथ में पानी। और आप देख लें कि दिस इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दिस इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो नंबर ऑफ मोल्स HCl के कितने हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो N इज इक्वल्स टू 1 हो गया अगर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना है, अगर आप इसको N1 की, यहाँ आप N1 लिख लें, यहाँ आप N2 लिख लें। नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है N, तो नंबर ऑफ मोल्स NaOH के भी कितने 2 हो गए, ठीक है। यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं है तो 1 है। सही हो गया, सबको समझ में आ रहा है। कह रहे हैं लुक एट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैंने लिख दी है। व्हाट इज द मोल रेशियो ऑफ HCl एंड NaOH, 1:1, ठीक है, 1:1 का रेशियो है। देखें इधर आंसर 1:1 है, ठीक है। दिस मीन्स दैट 1 मोल ऑफ HCl दैट रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ NaOH। अच्छा जी, पार्ट 3 में आ जाएं। यूजिंग द मोल रेशियो डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH दैट वर इन अ 25 cm3। मोल रेशियो को इस्तेमाल करते हुए हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH मालूम करना है। तो हमें इसमें कौन सा इतना बड़ा मसला, अगर 1 मोल HCl का है तो NaOH के भी कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ज़ाहिर है 1 होंगे, है ना, यूनिटरी मेथड के 1 मोल ऑफ HCl इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ NaOH। तो NaOH के भी कितने हुए, 1 हुए। तो फिर अगर इतने मोल्स हैं, ये देखें HCl के, वही यूनिटरी मेथड हमारा आ जाता है कि 1 मोल 1 मोल, क्योंकि 1:1 का रेशियो है, 1 मोल ऑफ HCl ले लें। अगर हम कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ HCl इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ NaOH, ठीक है, 1 मोल ऑफ NaOH। अगर हम ले रहे हैं 1 मोल ऑफ NaOH, अगर हम ले रहे हैं 1 मोल ऑफ NaOH, चले मुझसे लिखा नहीं जा रहा है, यहाँ पे बड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, 1 मोल ऑफ NaOH। अगर 1 मोल ऑफ HCl में
1 मोल ऑफ NaOH है, तो ये इतने में 0 पॉइंट इतने में कितने मोल्स ऑफ NaOH होगा? ज़ाहिर है इतना ही होगा, सबको पता है ना, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। 1 मोल ऑफ HCl में 1 मोल ऑफ NaOH है, तो 0.002465 मोल्स में कितने NaOH होंगे? ज़ाहिर है कि 1 ही होगा, ज़ाहिर है कि इतना ही होगा, सॉरी। अब हमें क्या मालूम करना था? मोलैरिटी ऑफ NaOH। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला ऊपर मैंने लिखा था कि मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स किसके? NaOH के बोल रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना है? इतना ही आया ना, 0.00222465। ठीक है, इसको आपने डिवाइड कर देना है वॉल्यूम से। वॉल्यूम हमने कितना लिया था? 25 दिया रहा सामने। आप चाहें तो यहाँ फॉर्मूला लिख सकते हैं, मोलैरिटी का फॉर्मूला आप लिखें, इसको काट दें, बेशक आप इसको काट दें। मोलैरिटी ऑफ NaOH की जगह आप लिखें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। ठीक है, यहाँ आप लिख लें मोल्स ऑफ NaOH, यहाँ आप बच्चों लिखेंगे मोल्स ऑफ NaOH। मोलैरिटी का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, स्टोइकियोमेट्री की बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स हम मालूम कर रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ NaOH, मोल्स ऑफ NaOH ये रहे 0.002465, इसको डिवाइड कर दिया आपने वॉल्यूम से जो कि 25 था। ठीक हो गया, हमारा आंसर जो है मोल्स में आ चुका है। आप चाहें तो ये मोल्स में ही आंसर लगा दें, ये देखें, ठीक हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलें जी, अगला हमारा वर्कशीट नंबर 3 पे आ गए। व्हाट इज़ टाइट्रेशन? अब आपको समझ आ गई होगी कि टाइट्रेशन क्या होता है और एक्सप्लेन बाय वी यूज़ टाइट्रेशन इन केमिस्ट्री। ये थोड़ा बहुत सवाल थोड़ा घुमा के वही सवाल है जो पिछले वर्कशीट नंबर 1 में था। तो हमने बता दिया कि टाइट्रेशन is a procedure where we add a solution of a known concentration to a solution of unknown concentration। यानी टाइट्रेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एक सोल्यूशन की कंसनट्रेशन हमें पता होती है, जैसे कि HCl, उसकी कंसनट्रेशन 0.1 मोलैरिटी हमें पता थी, और दूसरे सोल्यूशन यानी कि NaOH की अननोन कंसनट्रेशन को हम फाइंड आउट कर लेते हैं थ्रू अ प्रोसीजर कॉल्ड टाइट्रेशन। वाई वी यूज़ टाइट्रेशन इन अ केमिस्ट्री? वी यूज़ टाइट्रेशन टू फाइंड द कंसनट्रेशन ऑफ अननोन सोल्यूशन, सिंपल। चलें, फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाएं। द सोल्यूशन विद द नोन कंसनट्रेशन इज कॉल्ड, सोल्यूशन जिसकी कंसनट्रेशन हमें नोन होती है, जैसे HCl की 0.1 हमें पता थी, तो वो कहलाएगा स्टैंडर्ड सोल्यूशन। और प्रैक्टिकल में मैंने आपको दिखाया था, टॉप पे लिखा हुआ था टाइट्रेंट, TITRANT, टाइट्रेंट, HCl यूज़ किया था हमने। चलें, अब यहाँ आप टाइट्रेंट लिख लें या फिर स्टैंडर्ड सोल्यूशन, मर्जी है आपकी। नेक्स्ट वाला है द सोल्यूशन विद अननोन कंसनट्रेशन इज कॉल्ड, जिसकी अननोन कंसनट्रेशन होगी, जिसकी कंसनट्रेशन यानी कि NaOH की कंसनट्रेशन हमें अननोन है, तो उसको क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अननोन सोल्यूशन। और केमिकली हम उसको कहते हैं एनालाइट, ANALYTE, एनालाइट, एनालाइट। नंबर 3, द पॉइंट वेयर द एसिड एंड बेस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज ईच अदर। ऐसा पॉइंट जिसमें एसिड और बेस कंप्लीटली एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे, तो या तो वो इक्विवेलेंस पॉइंट कहलाएगा या तो एंड पॉइंट कहलाएगा, दोनों ही सही हैं। एंड डैश इज़ यूज टू शो व्हेन द रिएक्शन इज़ कंप्लीटेड बाय चेंजिंग कलर। क्या चीज़ शो करती है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया बाय चेंजिंग द कलर? जाहिर है कि इंडिकेटर। क्या? इंडिकेटर। तो अगर वंस आपका ये कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है ना, तो कोई इशू आपको सॉल्व करने में नहीं होगा। कैलकुलेशन आ गई, आई होप कि इसको अब आप कर लेंगे। इसमें M1V1 अपॉन N का फार्मूला लगाएंगे, M1 डाइल्यूशन का फार्मूला जो कि स्टोइकियोमेट्री में मैंने आपको कराया है, मैं यहाँ लिख दूँ तो आपको याद रहेगा कि हमें फार्मूला जो लगाना है वो डाइल्यूशन का M1V1 V1 अपॉन N1। N1 क्या है? अभी बताया था, नंबर ऑफ मोल्स, है ना। एंड अगर आप HCl को ले रहे हैं, HCl के जो मोलैरिटी है उसको M1 ले रहे हैं, HCl की वॉल्यूम को V1 ले रहे हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। NaOH के नंबर ऑफ मोल्स कितने? कुछ नहीं है तो 1 है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो डाइल्यूशन का फॉर्मूला ये आप लगाएंगे M2। अच्छा, यूनिट सेम लाजमी करनी होती है, बार बार बता दूँ मैं आपको। अगर ml है तो ml रहने दें, अगर यूनिट सेम है तो ज़रूरत नहीं है कन्वर्जन की, यूनिट अगर सेम होते हैं तो, ठीक है। ये N2 आ गया, ये डाइल्यूशन का फॉर्मूला लग गया। अगर आप कह रहे हैं कि अच्छा थोड़ा सा डेटा बता दूं, तो वॉल्यूम 1 है 20 ml, 20 ml को आपने लीटर में कन्वर्ट करना है। तो 20 ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो 20 को आप क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, ठीक है।
मोलैरिटी आपको दिया हुआ है जो कि आपका M1 हो जाएगा, ये आपका M1 है। चलिए मैं लिख देती हूँ, डेटा बना दिया हल्का सा, बाकी आप खुद कर लिएगा। ये M1 है, ये रहा, ये है आपका V1 यानी HCl की तमाम चीज़ें M1 V1 देखें। M1 पता चल गया 0.10, वॉल्यूम 20 ml है और 20 को डिवाइड करेंगे 1000 से, जो आंसर आएगा V1 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स कितना है, यहाँ 1 है। इसके बाद आ जाए NOH 250 ml है, 250 ml को भी लीटर्स में कन्वर्ट कर लें, स्टैंडर्ड यूनिट में ले आएँ, ठीक है। 25 को लीटर्स में ले आएंगे तो फिर 25 को भी डिवाइड कर देंगे 1000 से, आंसर आ जाएगा लीटर्स में, ठीक है। M2 मालूम करना है, यानी कि कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी ऑफ NaOH मालूम करना है, जो कि M2 है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 भी हमारे पास क्या है, 1 है। जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यू इन द फॉर्मूला, मैंने आपको समझा दिया है। डाइल्यूशन के न्यूमेरिकल इसी तरह आएंगे। मेक श्योर कि स्टोइकियोमेट्री का चैप्टर आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। ट्रू फॉल्स में आ जाते हैं। ब्यूरेट इज यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अननोन सोल्यूशन। क्या ब्यूरेट यूज़ किया जाता है मेजर द वॉल्यूम ऑफ द अननोन सोल्यूशन? नहीं, अभी मैंने आपको दिखाया था प्रैक्टिकल में। ब्यूरेट के अंदर एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन था, टाइट्रेंट रखा हुआ था, जिसकी मोलैरिटी कंसंट्रेशन हमें पता थी, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। और रीज़न आपको मैंने बता दिया कि ब्यूरेट मेजर्स द नोन सोल्यूशन और द स्टैंडर्ड सोल्यूशन और टाइट्रेंट। फिनोफ्लिन टर्न्स पिंक इन द एसिडिक सोल्यूशन, नहीं, हमने बल्कि प्रैक्टिकल में होता हुआ देखा कि एसिडिक सोल्यूशन में फिनोफ्लिन टर्न्स कलरलेस, फॉल्स है ये भी। एट द एंड पॉइंट ऑल द एसिड हैज़ रिएक्टेड विद ऑल द बेस, यस, एंड पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर ऑल द एसिड्स कंप्लीटली न्यूट्रलाइज द बेस, ठीक हो गया, और रिएक्शन कंप्लीट हो जाता था, कलरलेस हमारे पास आ जाता था सोल्यूशन। ये ट्रू है, फर्स्ट और सेकंड फॉल्स था और तीसरा ट्रू है। अच्छा जी, फोर्थ पे आ जाते हैं। वी शुड रिंस, रिंस का मतलब होता है इसको वॉश करना। वी शुड रिंस का मतलब है वॉश करना। ब्यूरेट को विद डिस्टिल वाटर बिफोर यूज़, नहीं, हम ब्यूरेट को डिस्टिल वाटर से नहीं धोएंगे, बल्कि ब्यूरेट में अगर हमें HCl को डालना है, डाइल्यूट HCl डालना है, तो वी हैव टू रिंस या वॉश द ब्यूरेट विद दैट सेम सोल्यूशन, यानी कि हम उसी से HCl से ही इसको वॉश करेंगे। अच्छा जी, फिर आ जाता है लिस्ट 3 सेफ्टी प्रिकॉशंस यू शुड फॉलो ड्यूरिंग अ टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट। यस, टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट में आपको 3 प्रिकॉशंस कोई से भी आपको याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जाहिर है जब आप केमिस्ट्री में लैब में जाते हैं तो यू शुड वेयर सेफ्टी गॉगल्स, पहला, ठीक है। बहुत सारे इसमें ना, सिर्फ 3 क्यों, बहुत सारे हो सकते हैं। यू शुड वेयर सेफ्टी गॉगल्स, हैंडल द एसिड एंड बेसिस केयरफुली, वॉश हैंड्स आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, ये सबसे लाजमी है। इवन ये मैं भी किया करती हूँ, जब भी प्रैक्टिकल होता है तो मैं ज़रूर से थोड़ी थोड़ी देर में अगर मुझे लगता है तो वी हैव टू वॉश आवर हैंड्स। तो इसको पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं कि वेयर सेफ्टी गॉगल्स, हैंडल एसिड एंड बेसिस केयरफुली, वॉश हैंड्स आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट कि वर्क इन अ वेल वेंटिलेटेड एरिया, लैब है केमिस्ट्री की तो वेंटिलेटेड एरिया होना चाहिए। आखिर में क्लीन अप स्पिल्स इमीडिएटली, अगर आपने कुछ स्पिल्स किया है, कुछ स्प्लैश, कुछ आपने कोई एसिड या बेस का स्प्लैश छोड़ा है, तो यू हैव टू क्लीन इट इमीडिएटली। लेट्स मूव टू वर्कशीट 4। पर्पस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज टू स्टैंडर्डाइज द गिवन NaOH solution volumetrically. Which of the following apparatus are used in this experiment and circle the correct option? Yes, A is a चाइना डिश। ए जो हमारा apparatus है ये केमिस्ट्री लैब में यूज़ किया जाता है और ये होता है, इसका नाम होता है चाइना डिश, ठीक है, जिसे हम उर्दू में चीनी के बर्तन भी कह देते हैं, चाइना डिश, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो हम बार बार बात कर रहे थे कि 25 ml हम पाइपेट आउट करेंगे NaOH को हमने इससे apparatus जिसे पाइपेट कहते हैं, ठीक है, PIPE पाइपेट कहते हैं, ये मार्क भी दिया हुआ है। 25 ml का भी होता है, 10 ml का भी होता है। तो ये मार्क तक आप NaOH को फिल करते हो और फिर आप इस कॉनिकल फ्लास्क में इसको ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि आपने इसमें भरा होता है और फिर आप ये जो F पार्ट है ये कॉनिकल फ्लास्क है। ये ब्यूरेट है, ठीक है, ये कटा हुआ नज़र आ रहा है, ये जॉइन ही है, ठीक है, ये ब्यूरेट हो गया। ये मेजरिंग सिलेंडर हो गया, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हो गया। तो हमने कौन कौन से apparatus यूज़ किए थे, यह सर्कल कर लेते हैं। पाइपेट को किया था भाई, ब्यूरेट को किया था, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने कॉनिकल फ्लास्क को किया था। सही हो गया। आपको apparatus इसमें आपको apparatus के नाम और शेप और शक्ल याद होनी चाहिए। व्हाट आर द केमिकल्स यूज़, ये भी सवाल आ सकता है। फिनोफ्लिन हमने एज ए इंडिकेटर यूज़ किया था, डिस्टिल वाटर यूज़ कर रहे हैं, 0.1 मोलैरिटी HCl यूज़ कर रहे हैं जो कि एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, टाइट्रेंट है, ठीक है। वॉल्यूम
हमने NaOH का जो कॉनिकल फ्लास्क में डाला था 10 cm³ डाला है। प्रैक्टिकल में भी मैंने आपको 10 cm³ लिखवाया था हमारे, लेकिन वर्कशीट में 25 डाला था। अब आप एक चीज़ देख लें, मोलैरिटी ऑफ HCl सोल्यूशन जो कि हमने ब्यूरेट में लिया था, इसकी कंसनट्रेशन हमें पता है, NaOH का वॉल्यूम पता है। अच्छा, अब हम वॉल्यूम ऑफ HCl यूज़ करेंगे जो कि मैंने आपको वर्कशीट्स में इससे पहले भी बताई है। यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ। याद देखें, ये आ गई हमारी 3 रीडिंग्स। वॉल्यूम ऑफ HCl यूज्ड, अब आपने कैसे मालूम करना है, ये इनिशियल थी, ये फाइनल थी, फिर आपने 12 से शुरू किया और 21 आपकी फाइनल आई। यू हैव परफॉर्म्ड ऑलमोस्ट 3 ट्रायल, या आपने 3 ट्रायल लिए, 3 बार एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। वॉल्यूम ऑफ HCl कैसे यूज होगा, ये कैसे मालूम करते हैं, तो मैंने आपको बोला था फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे। 11 में से माइनस किया आपने 1, आंसर आ गया आपका जी 10 आ गया। इसी तरह 21 में से आपने क्या किया, सबको 21 में से 12 को माइनस किया। इसी तरह 33 में से आपने 22 को माइनस किया। तो चलें, जब आपने 21 में से 12 को माइनस किया तो योर आंसर इज़ 9। कर रही हूँ, लेकिन आपको यू हैव टू परफॉर्म इट बाय योरसेल्फ, डू इट बाय योरसेल्फ। 33 में से जब माइनस किया 22 को, योर आंसर इज़ 11। सही हो गया जी। मीन वॉल्यूम या एवरेज वॉल्यूम बात एक ही है, तो ये तीनों वॉल्यूम को आपने ऐड अप करना है, 10, 9, 11, और उसको 3 से आपने क्या कर देना, डिवाइड कर देना। आपका आंसर आ जाएगा जो एवरेज वॉल्यूम होगा या वॉल्यूम ऑफ HCl जो यूज़ हुआ है वो तकरीबन 10 के करीब आ जाएगा आंसर। ठीक है, 10 के करीब आपका आंसर, एवरेज जो है वो 10 का है। ठीक है, 10 cm³। तो ये मैंने आपको प्रोसीजर पिछली वर्कशीट में भी बताया था, इसको हमने किया था। इस तरह के सवाल आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक हो गया, आगे बढ़ें तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी ज़रूरी है, होना चाहिए, ताकि नंबर ऑफ मोल्स आप लिख सकें। NaOH बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, NaOH 1, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, HCl का भी नंबर ऑफ मोल्स 1 है। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू जस्ट पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला। यानी मीन वॉल्यूम यूज्ड, मीन वॉल्यूम किसका, HCl का। मीन वॉल्यूम किसका, HCl का। तो हमें मोलैरिटी, आपको पिछली वाली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया कि मोलैरिटी हमें पता है, ये देखें HCl की मोलैरिटी हमें पता है 0.1, और अब हमें HCl का वॉल्यूम भी पता चल गया है जो कि 10 cm³ है। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स भी 1 है। और अब आपने जस्ट फार्मूले में सब्स्टिट्यूट वैल्यू करना है और फिर आपने मोलैरिटी ऑफ NaOH मालूम कर लेना है जो कि शायद 0.1 ही आए। तो ये 3-4 वर्कशीट बहुत डिटेल में मैंने आपको दिए। उम्मीद है कि आपको आज का प्रैक्टिकल बहुत ज़बरदस्त तरीके से कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। बहुत कोशिश और बहुत एफ़र्ट के बाद ये यकीन जाने ये प्रैक्टिकल PBA आपका बनाया जाता है। आपको मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आपको लगता है कि यू नीड एन आंसर की, तो मुझे तकरीबन 50 कमेंट लाजमी चाहिए। तो फिर मैं आपको आपके एग्ज़ाम के करीब क्या पता मैं शेयर कर दूं, तो अभी तो मुझे लग नहीं रहा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन चलें एग्ज़ाम के करीब आपको शेयर करूंगी। यू हैव टू डाउनलोड इट और टेक अ प्रिंट आउट, ताकि आप इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करें। और बस आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, आज की एक्सप्लेनेशन को यहीं पे एंड करते हैं, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।